अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे एक बात बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोग तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन प्लीज़, बेटा वेटिंग फॉर द रिप्लाई, जल्दी से बता दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। एवरीवन। ओके, ग्रेट। तो देखें भाई, लास्ट क्लास में हमने जो है नया टॉपिक स्टार्ट करा था। उस टॉपिक का नाम था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। ओके, उस टॉपिक का नाम था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के टॉपिक में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में क्या बात बताई थी, जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ये जो हमने लास्ट दो टॉपिक्स पढ़े हैं, सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, वो एक ट्रेडिंग बिजनेस होते थे। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब है कि उसमें हम गुड्स बने बनाए फिनिश गुड्स परचेज करते थे और आगे सेल कर देते थे। तो उन बिजनेसेस में हमें परचेजेस गिवन होती थी, जो फिनिश गुड्स हम परचेज करें हमें परचेजेस गिवन होती थी। लेकिन ये है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम गुड्स खुद नहीं बनाते, ओ सॉरी, हम गुड्स बने बनाए परचेज नहीं करते, ठीक है। हम गुड्स खुद बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर बेचते हैं, आगे सेल करते हैं, ठीक है। तो अब इस बिजनेस के अंदर आपको परचेजेस नहीं गिवन होंगी क्योंकि आप फिनिश गुड्स परचेज ही नहीं करते। तो सर अब परचेजेस नहीं होंगी तो परचेजेस की जगह क्या होगा? सर आप जब गुड्स खरीद रहे थे तो परचेजेस गुड्स खरीदने का खर्चा होता था, अब आप गुड्स बना रहे हो तो परचेजेस की जगह गुड्स बनाने का खर्चा आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब हमें बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी जो बनती है उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलती है, ठीक है। और हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन चीज़ें बनाने को आती हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो बनाकर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, गुड्स बनाने का खर्चा, ठीक है। उसके बाद उस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी। अब लास्ट क्लास में बेटा हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना सीख लिया था, इसका फॉर्मेट नोट डाउन कर लिया था, उसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और समझ लिया था कि किस तरह एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनकर किस तरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलती है, ठीक है। तो ये रहा बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो हमने लास्ट क्लास में पूरा का पूरा डिस्कस किया था, ओके। अब मैंने आपको बताया था यार, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाकर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का मेन एम है टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलती है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाकर निकलती है। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में देखिए, मेरी बात सुने, गुड्स बनाने का खर्चा निकालना है ना अपने। टोटल गुड्स बनते हैं फैक्ट्री में, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे आते हैं, ठीक है। ऑफिस से रिलेटेड खर्चा, एडमिन से रिलेटेड खर्चा, एडमिन ऑफिस में ही होता है ना, और सेल्स से रिलेटेड खर्चा, गुड्स बेचने से रिलेटेड कोई भी खर्चा है, ये कोई भी खर्चा जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आता, वो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं एक्सपेंसेस में, ठीक है। अब गुड्स बनाने के फैक्ट्री में ना दो खर्चे लग रहे होते हैं, एक लग रहा होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक लग रहा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। भाई डायरेक्ट कॉस्ट वो जिस खर्चे को आप प्रोडक्ट में से डायरेक्टली ट्रेस कर लो, प्रोडक्ट देखकर पता लग जाए कि ये खर्चा इसके अंदर लगा है। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होता है जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होते, जो प्रोडक्ट देखकर नहीं पता लग रहा होता कि इसके अंदर ये खर्चा लगा है, ठीक है। अब सर डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी है पहले उनका टोटल निकालना होता है, फिर उसके अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस करना होता है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। लेकिन ये एक फॉर्मेट के थ्रू करना होता है। ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बेटा लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या करना है? पहला डायरेक्ट कॉस्ट निकालना है, वो निकालना पड़ता है, क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता ना, रॉ मटेरियल का खर्चा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा और हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। पहले ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल लेते हैं, ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल करते हैं, लेस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कैरेज इनवर्ड्स ऑन रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमारे पास जो है बेटा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है, रॉ मटेरियल का खर्चा जो डायरेक्ट कॉस्ट है। अब इसके अलावा रॉ मटेरियल का खर्चा निकाल लिया, इसके अलावा जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, मैंने बोला था वो क्वेश्चन में गिवन होता है, तो हम हेडिंग डालते हैं ऐड डायरेक्ट कॉस्ट। जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं पहले कॉलम में आ जाएंगे, ऐड अप होगा, फाइनल आंसर राइट कॉलम में चले जाएगा। बेटा रॉ मटेरियल का खर्चा प्लस बाकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है उनका टोटल, तो हमारे पास टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आ जाता है, और टोटल डायरेक्ट कॉस्ट का अकाउंटिंग लैंग्वेज में नाम होता है प्राइम कॉस्ट। तो ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट निकल आती है बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल जो होती है, ठीक है। टोटल डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास निकल आता है, दैट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हमने क्या सीखा था बेटा लास्ट क्लास में? हेडिंग डलती है ऐड इनडायरेक्ट कॉस्ट, और जितने भी खर्चे फैक्ट्री के अंदर लग रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर लग रहे हैं और प्रोडक्ट बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो सारे यहाँ पहले कॉलम में आ जाएंगे। ऐड अप होगा बेटा, इनडायरेक्ट कॉस्ट का फाइनल आंसर राइट कॉलम में जाएगा। फिर ये जो प्राइम कॉस्ट था डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल, उसके अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस करेंगे, तो हमारे पास एक नया आंसर आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? इस आंसर का नाम कुछ भी नहीं होगा, इसमें फिर हम करते हैं ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज अर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स बनाने का खर्चा या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब अभी तो मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है इस फॉर्मेट का, लास्ट क्लास में बेटा बहुत डिटेल में ये पूरा फॉर्मेट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर कर समझा चुका हूं।
अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं ली थी तो आपको पता है मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी और आप लोगों को बोला था कि जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है वो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख कर आए, ठीक है। अब बेटा पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना सिखा दिया था। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाकर ये जो गुड्स बनाने का खर्चा निकलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो हम निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बनेगी क्या, बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट। तो अब आज आ जाएं जरा इनकम स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट डिस्कस करते हैं और इसके बाद जो एफ ओ एस ओ एफ पी बनती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसका भी फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। फिर चलेंगे आज पहले पास पेपर क्वेश्चन पर। ओके गाइस, तो आ जाएं, लेट्स मूव ऑन। भाई यहां पर आ गए हम, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुने, इनकम स्टेटमेंट ना पूरी सेम एज सोल ट्रेडर ही है। सोल ट्रेडर की जैसे बनती थी इनकम स्टेटमेंट, एग्जैक्ट सेम इस बिजनेस की बनती है, बस एक दो डिफरेंस होते हैं। आ जाए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए भाई, नॉर्मल जैसे सोल ट्रेडर की बनती है वो बनाना स्टार्ट की। सबसे पहले ले ली सेल्स, उसमें से सेल रिटर्न माइनस करा, फाइनल आंसर चले गया राइट कॉलम में सेल्स का। ओके, अब हेडिंग डली लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, लेकिन किसकी, एफ जी मतलब फिनिश गुड्स की। देखो इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे होते हैं क्या निकालने के लिए, हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जो गुड्स बेचकर प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो हम बेचते फिनिश गुड्स हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी फिनिश गुड्स की, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगी। उसके बाद वैसे नॉर्मली सोल ट्रेडर में क्या होता था, एड परचेजेस, लेकिन आपको पता है ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इसमें हम गुड्स खरीदते नहीं है, खुद बनाते हैं। तो देखो परचेजेस विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, एड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां पर जरा मेरी बात सुनना, हो सकता है कि जो गुड्स हमने बनाए ना वो कम पड़ गए। अब गुड्स कम पड़ गए तो सर क्या करेंगे, बेटा अगर गुड्स कम पड़ गए तो हमें फिर फिनिश गुड्स थोड़े बहुत बाहर से खरीदने पड़ेंगे। नॉट ऑलवेज, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स गिवन हो। तो बेटा अगर गुड्स कम पड़ गए और आप बाहर से फिनिश गुड्स खरीद रहे हो, तो परचेजेस क्या होती थी, ऐड होती थी। अगर परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी आगे सब सेम है जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में होता था, हर चीज बस फिनिश गुड्स का आएगा। उसके आगे क्या है, वही परचेज के बाद ऐड कैरेज इनवर्ड्स ऑन फिनिश गुड्स, लेस परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, लेस गुड्स ड्रॉन ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। बेटा ये सब प्लस माइनस करा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का फाइनल आंसर आ गया, वो राइट कॉलम में चली जाएगा। सर सेल्स के आंसर में से कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर माइनस होगा, लाइन बनाएंगे, एक नया आंसर आएगा जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ओके, अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट के आगे मैंने लिखा हुआ है क्या, एरो डाल के, सेम एज सोल ट्रेडर। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो सोल ट्रेडर में होता था ना, एग्जैक्ट वही होता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हेडिंग डलेगी ऐड अदर इनकम की, ठीक है जी। जितनी भी अदर इनकम्स होंगी पहले कॉलम में लेंगे, ऐड अप करेंगे, फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेके जाएंगे। फिर वही हेडिंग डलेगी लेस एक्सपेंसेस की, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे पहले कॉलम में लेंगे, ऐड अप करेंगे, फाइनल आंसर राइट कॉलम में। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम प्लस करेंगे और ये एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो हमारे पास हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। पॉजिटिव आंसर है प्रॉफिट, नेगेटिव आंसर है लॉस। तो आगे बिल्कुल सेम वैसे ही सोल ट्रेडर वाला सीन है, ठीक है। तो अब ये जो चेंज पोर्शन था ना इनकम स्टेटमेंट का, जितने हिस्से में थोड़ा सा चेंज था, वो मैंने आपको यहाँ इनकम स्टेटमेंट का इधर एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेट जो है ना बनाकर दिखा दिया, ठीक है। अब आ जाएं जरा, चलते हैं एसओएफपी में क्या होगा, इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एसओएफपी क्या डिफरेंट होगी। सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो एसओएफपी है डिट्टो 100%, जैसे सोल ट्रेडर, एक चीज डिफरेंट है बस, वैसे जैसे सोल ट्रेडर की बनती है एग्जैक्ट 100% सेम, उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की भी बनेगी एसओएफपी। अब सुनिए मेरी बात, एक्सप्लेन कर लेते हैं जितना चेंज्ड वाला हिस्सा जो है। सर 3 कॉलम्स में बनती है एसओएफपी, आपको पता है सबसे पहले एसओएफपी में आते हैं नॉन करंट एसेट। पहले कॉलम में बेटा कॉस्ट लेते हैं, दूसरे कॉलम में अक्यूमुलेटेड डेट माइनस करते हैं, तीसरे कॉलम में नेट बुक वैल्यू आ जाती है। फिर सारे नॉन करंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू को प्लस करते हैं तो नॉन करंट एसेट का फाइनल आंसर आ जाता है, ऐसा ही है। उसके बाद गाइस हेडिंग डलती थी करंट एसेट। अब करंट एसेट में मैक्सिमम कितनी चीजें आ सकती हैं, 5। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, बैंक, अदर रिसीवेबल, अभी भी ये 5 चीजें ही आएंगी। सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ है सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में भी सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री डालनी होती है। अब सर क्लोजिंग इन्वेंट्री डालेंगे करंट एसेट में सबसे पहले, लेकिन अब क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास कोई एक नहीं है, आपके पास 3 क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री जाएंगी और तीनों जाएंगी अब एसओएफपी में। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। बाकी आगे जो करंट एसेट्स आते हैं वही ट्रेड रिसीवेबल, कैश या बैंक हो गया, और अदर रिसीवेबल हो गया, वो सारे एज इट इज आ जाएंगे। वही फिर ऐड अप होगा करंट एसेट्स का, फाइनल आंसर राइट कॉलम में, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। अब आगे यहाँ मैंने एरो डालकर क्या लिखा है, सेम एज सोल ट्रेडर, मतलब आगे बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे सोल ट्रेडर की बनती थी ना, टोटल एसेट्स निकाल लिए, फिर वही कैपिटल का पोर्शन, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी, आगे बिल्कुल 100% जैसे सोल ट्रेडर में सीन होता था वैसा ही एग्जैक्ट 100% सीन यहाँ पर भी होगा। ओके, तो बेटा ये जो चेंज वाला पोर्शन था ना एसओएफपी का, उसका भी मैंने आपको एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखा दिया जितना हिस्सा चेंज था, बाकी हर चीज एग्जैक्ट सेम जैसे सोल ट्रेडर जैसी होती है, ठीक है।
तो ये देखें भाई, हमने जो अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल ली, उसके बाद बिजनेस की जो इनकम स्टेटमेंट और एसओएफ बनेगी, उसके भी फॉर्मेट्स हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, अभी तक जितनी बातें मैंने आप लोगों के साथ की हैं, क्या वो आप लोगों को 100% बेटा क्लियर है या नहीं क्लियर? 100% क्रिस्टल क्लियर हैं चीज़ें या नहीं? जल्दी से मुझे बता दें, सो वी कैन मूव ऑन टू द पास्ट पेपर क्वेश्चन, फर्स्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जल्दी से मुझे बताएं, वेट कर रहा हूँ आप सबके रिप्लाई का, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज़ एवरीवन। सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक 100%? जल्दी से भाई, वेट कर रहा हूँ सबके रिप्लाई का, कुछ बच्चों का रिप्लाई नहीं आया है, जल्दी से बता दें ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ, प्लीज़ यार एवरीवन। ओके जी, अब आ जाए ज़रा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और पहला पास पेपर क्वेश्चन जो है हमने सर ये करना है। वेट कीजिएगा ज़रा, इसको मैं साफ सुथरा कर लूँ, ठीक है जी। ओके जी, हाँ जी। तो भाई ये पहला पास पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का फर्स्ट पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आ जाए, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और डिटेल में ये पहला पास पेपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज तो ये पूरा ख़त्म नहीं हो पाएगा, जितना क्वेश्चन ये आज होगा उतना आज कंप्लीट करेंगे, बाकी बचा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। बेटा एक ये क्वेश्चन है और इसके बाद एक और क्वेश्चन है। दो क्वेश्चंस मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के कराऊंगा, बाकी दो तीन होमवर्क में दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है कंपनी। ओके, कंपनी अकाउंट्स। अब लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हाँ जी भाई, सवाल क्या कह रहा है? The following balances were extracted from the books of B Manufacturing on 30th September 2019। सर बिजनेस का नाम है बी मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस का ईयर एंड हो रहा है 30th सितंबर 2019। अब एट द ईयर एंड ये जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसका नाम बी मैन्युफैक्चरिंग है, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड। अब इस बिजनेस की बेटा सारी इंफॉर्मेशन, सारे बैलेंसेस यहाँ आपको गिवन है लाइन से। क्या क्या गिवन है? सर इन्वेंट्री एट 1 अक्टूबर, फर्स्ट डेट को जो इन्वेंट्री गिवन होती है बेटा वो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर जो है ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, ओके। उसके बाद रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस गिवन है बेटा, ड्राइंग्स गिवन है, रेवेन्यू गिवन है, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, परचेजेज ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है। सर परचेजेज ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है, इसका मतलब जो गुड्स हमने बनाए होंगे वो कम पड़ गए होंगे, तभी थोड़े बहुत हमने बाहर से भी खरीद लिए होंगे, ठीक है। अब बेटा प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरीज गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, सर फैक्ट्री वेजेस गिवन है, इंश्योरेंस गिवन है, रेंट पेबल एक्सपेंस गिवन है, कमीशन रिसीवेबल गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, जनरल एक्सपेंसेस गिवन है, बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस गिवन है, ट्रेड पेबल का बैलेंस, बैंक का बैलेंस। अब देखें बैंक के आगे डेबिट लिखा है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, इतना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। नॉन करंट एसेट्स एट कॉस्ट, दो नॉन करंट एसेट हैं, फैक्ट्री मशीन ऑफिस फिक्सचर्स, इनकी कॉस्ट गिवन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल पुरानी डेप्रिसिएशन। बेटा फैक्ट्री मशीनरी पे टोटल पुरानी डेप 26,000 लग चुकी है, ऑफिस फिक्सचर्स पर टोटल पुरानी डेप 36,000 लग चुकी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेटा गिवन है। मैंने आप लोगों को बेटा सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में हमेशा समझाया है, क्वेश्चन के अंदर जो प्रोविजन गिवन होगा ना वो हमेशा कौन सा, वो ओपनिंग प्रोविजन होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद ट्रेड रिसीवल्स आपको गिवन है 42,000, ठीक है भाई। ट्रेड रिसीवल्स भी गिवन है 42,000, ट्रेड रिसीवल का बैलेंस। तो अब बच्चों को लग रहा होता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन है, इससे डायरेक्टली एक इनकम स्टेटमेंट एक एसओएफपी बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, फिर इनकम स्टेटमेंट बनानी है, फिर एसओएफपी बनानी है। ऐसा नहीं है। जब आप बेटा नीचे वाले पेज पर जाओगे तो आपको जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन मींस एडजस्टमेंट्स। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन मींस एडजस्टमेंट्स। सर ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, ये ऊपर क्वेश्चन में इंक्लूड एडजस्ट नहीं हुई हुई होती। तो इस इंफॉर्मेशन को जितनी भी एडजस्टमेंट्स है हमने रीड करनी है, इसको ऊपर जाकर क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड एडजस्ट करना है। फिर हमारे पास आएगी करेक्टेड एडजस्टेड इंफॉर्मेशन, उससे हम बनाएंगे एक इनकम स्टेटमेंट और एक एसओ। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, फिर इनकम स्टेटमेंट बनेगा, फिर एसओएफपी बनेगी, ठीक है। तो आ जाए, लेट्स स्टार्ट, एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हैं बेटा। भाई एडजस्टमेंट नंबर वन, इन्वेंट्री।
सर आपको इन्वेंट्री गिवन है और आप लोगों को पता है एडजस्टमेंट में हमेशा ऑलवेज आप लोगों को कौन सी इन्वेंट्री गिवन होती है बेटा? आप लोगों को गिवन होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बेटा ये क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश गुड्स की। ठीक है गाइस। उसके बाद expenses are to be apportioned to the factory and office as follows। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? expenses are to be apportioned to factory and office as follows। अब ये आपको चार एक्सपेंसेस गिवन है, एक दो तीन चार। इंश्योरेंस, रेंट एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, बिल्डिंग रिपेयर। अब कह रहा है फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस है, कह रहा है इसका टोटल अमाउंट जो है ना ऊपर गिवन है, लेकिन उसमें से फैक्ट्री का इंश्योरेंस का खर्चा कितना है, ऑफिस का इंश्योरेंस का खर्चा कितना है, वो परसेंटेज फॉर्म में आपको अलग अलग बता दिया है। अब इनको अलग अलग करना पड़ेगा ना, क्योंकि फैक्ट्री के खर्चे जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। तो अब इसी तरह इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट पेबल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, बिल्डिंग रिपेयर्स, ये फैक्ट्री का कितना खर्चा है वो अलग निकाल लेंगे और ऑफिस का कितना खर्चा है वो अलग निकाल लेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज फॉर्म में तो डिवाइड करके गिवन है। आ जाए अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब बेटा जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो ऊपर जाकर देखते हैं टोटल इंश्योरेंस का खर्चा कितना है। ऊपर गए, इंश्योरेंस का टोटल खर्चा आ रहा है बेटा 9,000। अब हम लोग 9,000 का निकाल लेंगे 60%, तो कैलकुलेटर खोलें, 9,000 का 60% निकालें तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस आपका पास आ जाएगा। ठीक है, नाउ 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 60%। सर हमारे पास 5,400। अब 5,400 आ गया, 5,400 जो है ना बेटा वो है फैक्ट्री का इंश्योरेंस। ओके, फैक्ट्री इंश्योरेंस इज 5,400। ऑफिस का इंश्योरेंस का खर्चा कितना है? सर 9,000 का 40%। 9,000 का 40% निकाल लें बेटा, आपके पास 3,600 जो है ऑफिस का इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गया। इसी तरह बाकी खर्चों को भी ऑफिस का अलग निकाल लें, बाकी खर्चों का भी पोर्शन, और फैक्ट्री का जितना खर्चा है वो भी अलग निकाल लें। ठीक है, अब करते हैं बेटा ऊपर जाकर देखते हैं रेंट पेबल एक्सपेंस कितना है गाइस। रेंट पेबल इज 30,000 ना, रेंट पेबल एक्सपेंस। अब 30,000 का कितना कितना परसेंट निकालना है? 75% निकालना है 30,000 का। ठीक है, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 75%, दैट इज 22,500। ठीक है, ऑफिस का निकाल लेते हैं 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 25%। तो सर ये ऑफिस का रेंट एक्सपेंस आ गया, दैट इज 7,500। सर अब जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस ऊपर जाकर देखते हैं टोटल अमाउंट कितना है जनरल एक्सपेंस का। 12,000। 12,000 का कितना परसेंट गाइस? 12,000 का 10% निकाल लेते हैं पहले। तो 12,000 का 10% इज 1,200। ठीक है जी, अब 12,000 का 90% तो ऑफिस का जनरल एक्सपेंस आ जाएगा। 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 90%, जो मेरे पास आंसर आ रहा है दैट इज 10,800। ओके, अब इसी तरह बिल्डिंग रिपेयर भी, ऑफिस का कितना खर्चा है बिल्डिंग रिपेयर का और फैक्ट्री का कितना है बिल्डिंग रिपेयर का खर्चा। ऊपर चलते हैं बेटा, बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंस कितना है? टोटल खर्चा 18,000 है। 18,000 का कितना परसेंट? 70%। 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 70%, आंसर इज 12,600। एंड ऑफिस का कितना है गाइस? 30% ना, तो 18,000 का 30%, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 30%, आंसर इज 5,400। सर ये देख लें भाई, इंश्योरेंस, रेंट, जनरल एक्सपेंस एंड बिल्डिंग रिपेयर्स, इनका फैक्ट्री का कितना कितना खर्चा था और ऑफिस का कितना कितना खर्चा था वो हमने एडजस्टमेंट नंबर 2 में अलग अलग कर कर निकाल लिया है। ओके, अब लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 1 डन, 2 डन। नाउ विल मूव ऑन टू एडजस्टमेंट नंबर 3। देखते हैं बेटा एडजस्टमेंट नंबर 3 का क्या सीन है। अब बेटा एडजस्टमेंट नंबर 3 कह रही है कमीशन रिसीवेबल ऑफ 1,200 वॉज ड्यू। यू गाइस नो कमीशन रिसीवेबल इज अदर इनकम ऑफ 1,200 वॉज ड्यू। बेटा ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू का मतलब होता है अक्रूड। तो बेटा कमीशन रिसीवेबल इनकम 1,200 से ड्यू है, मतलब अक्रूड है। तो जो भी चीज़ अक्रूड होती है ना बेटा, हम लोगों ने सीखा है पहले पास्ट क्लासेस में, जो भी चीज़ अक्रूड होगी वो ऊपर जाकर ऐड हो जाएगी। तो हमें कमीशन रिसीवेबल में गाइस 1,200 ऐड करना पड़ेगा। हम लोग ऊपर जाएंगे, वेर इज कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल में जो है प्लस कर देंगे 1,200। ओके, प्लस कर दिया 1,200। तो बेटा करेक्टेड अमाउंट कमीशन रिसीवेबल का कितना आ गया? आ जाए जरा कैलकुलेटर खोल के निकालता हूँ। 8,750 प्लस 1,200, 8,750 प्लस 1,200 कितना आ गया भाई? 9,950। अभी जो 9,950 है ना बेटा, ये कमीशन रिसीवेबल का करेक्टेड अमाउंट है। कमीशन रिसीवेबल अदर इनकम है, कहाँ पर जाती है? इनकम स्टेटमेंट में। तो बेटा अभी जो करेक्टेड अमाउंट है ना कमीशन रिसीवेबल का, ये तो जाएगा कहाँ पर? ये तो इनकम स्टेटमेंट में चले जाएगा, करेक्टेड अमाउंट अदर इनकम में, ऐसा ही है। लेकिन हमने पढ़ा है इनकम जितने से अक्रूड या प्रीपेड हो उतना हिस्सा एसओएफपी में भी तो जाता है। तो बेटा ये जो 1,200 से आपकी इनकम अक्रूड है ना, इतना हिस्सा एसओएफपी में भी जाएगा। कहाँ पर जाएगा एसओएफपी में? बेटा हमने इनकम अक्रूड का क्या मतलब सीखा है? इस साल की इनकम थी, मिलनी थी लेकिन मिली नहीं, इनकम नहीं मिली, हम सामने वाले से पैसे मांगते होंगे। ये 1,200 रिसीवेबल है, अदर रिसीवेबल, ये कहाँ पर जाएंगे? ये जाएंगे करंट एसेट में। तो बेटा ये एसओएफपी के अंदर जाएंगे करंट एसेट में, किस नाम से? अदर रिसीवेबल के नाम से।
तो 1200 इन एसओएफपी करंट एसेट में अदर रिसीवेबल के नाम से, 9950 इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में जो करेक्टेड अमाउंट है कमीशन रिसीवेबल का। तो बेटा इस तरह हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 सॉल्व की थी। आफ्टर एडजस्टमेंट नंबर 3 गाइस, वी हैव एडजस्टमेंट नंबर 3 के बाद हमारे पास थी एडजस्टमेंट नंबर 4, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्रीपेड वर 750। सर अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो प्रीपेड है 750 से। अब हमने पढ़ा है जो भी चीज़ प्रीपेड होती है वो ऊपर से जाकर माइनस हो जाती है। तो बेटा ऊपर से जाकर 750 जो है वो माइनस हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में से। तो ऊपर गए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में से 750 माइनस कर दिया, ऊपर गए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में से माइनस कर दिया 750। तो बेटा अब हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का करेक्टेड अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 14,200 माइनस 750। तो ये हमारे पास 13,450 आ गया। कितना आ गया बेटा? 13,450। अब सर ये जो करेक्टेड अमाउंट है ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सर एक्सपेंस कौन सा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेल्स से रिलेटेड खर्चा है, प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड खर्चा, जो भी प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड खर्चा हो वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है एक्सपेंस में। तो सर ये जो है ना, इसका जो करेक्टेड अमाउंट है 13,450, ये तो चले जाएगा इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में। लेकिन हमने पढ़ा है एक्सपेंस जितने से अक्रूड या प्रीपेड हो उतना हिस्सा एसओएफपी में भी तो जाता है। तो बेटा ये जो 750 से हमारा एक्सपेंस प्रीपेड था ना, ये हिस्सा एसओएफपी में जाएगा। कहां पर जाएगा? एक्सपेंस प्रीपेड का मतलब जितना इस साल का एक्सपेंस था उससे ज्यादा पे कर दिया। बेटा ज्यादा पे कर दिया तो पैसे वापसी मांगते होंगे, ये रिसीवेबल है, अदर रिसीवेबल करंट एसेट में जाएंगे। तो बेटा ये 750 भी करंट एसेट में जाएगा एसओएफपी में अदर रिसीवेबल के नाम से। तो ये 13,450 इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में करेक्टेड अमाउंट, 750 जितने से एक्सपेंस प्रीपेड है उतना हिस्सा एसओएफपी में जाएगा करंट एसेट में अदर रिसीवेबल के नाम से। तो बेटा इस तरह हमने अपनी एडजस्टमेंट नंबर 4 सॉल्व की थी। नीचे गए बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 4 डन। नाउ वी विल मूव ऑन टू एडजस्टमेंट नंबर 5। अब बेटा एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या कह रही है? अच्छा जी मीत आप पूछ रहे हैं हाउ करंट एसेट। मीत दिस 750 इज एक्सपेंस प्रीपेड। एक्सपेंस प्रीपेड का मतलब इस साल का जितना एक्सपेंस था उससे एक्स्ट्रा पे कर दिया। बेटा पैसे एक्स्ट्रा पे कर दिए तो पैसे वापस मांगता हूँ, रिसीव करना है, रिसीवल है, अदर रिसीवल करंट एसेट में जाएगा मीत। एक्सपेंस प्रीपेड और इनकम अक्रूड अदर रिसीवल होती है, एक्सपेंस अक्रूड और इनकम प्रीपेड अदर पेबल होती है मीत। ओके गॉट इट, ग्रेट। अब बेटा आगे बढ़े, अगर 1 डन, 2 डन, 3 डन, 4 डन, एडजस्टमेंट नंबर 5 पर चलते हैं बेटा। Depreciation is to be charged on all non-current asset owned at the end of the year as follows। बेटा इस साल नॉन करंट एसेट्स पर डेप्रीसिएशन लगेगी, और कितनी कितनी लगेगी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया है। फैक्ट्री मशीनरी एट 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फैक्ट्री मशीनरी पर 20% डेप लगेगी आरबीएम मेथड से, और ऑफिस फिक्सचर्स पे बेटा 10% डेप लगेगी स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, ऑफिस फिक्सेस एट 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। आई होप आपको आरबीएम मेथड से भी डेप निकालना याद है और एसएलएम मेथड से भी डेप निकालना याद है। आरबीएम मेथड में गाइज हम लोग पहले कॉस्ट लेते हैं नॉन करेंट एसेट की, उसमें से उसकी पुरानी डेप माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप, वी गेट द नेट बुक वैल्यू ऑफ दैट नॉन करेंट एसेट। नेट बुक वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करते हैं तो वी गेट डेप्रीसिएशन पर ईयर, करंट ईयर में जो डेप लगी नॉन करेंट एसेट पे। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करना है बेटा, नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट ली, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करा, पर ईयर डेप आ गई। ठीक है, तो निकाल लेते हैं बेटा, पहले फैक्ट्री मशीनरी पे निकालते हैं 20% डेप आरबीएम मेथड से, करंट ईयर की डेप निकालते हैं। ऊपर गए, फैक्ट्री मशीनरी की बेटा कॉस्ट है 90,000, उसकी पुरानी डेप, प्रोविजन फॉर डेप अक्यूमुलेटेड डेप मतलब पुरानी डेप कितनी 26,000 है। तो बेटा 90,000 माइनस 26,000, जो भी आंसर आया 90,000 माइनस 26,000, 90,000 माइनस 26,000, 90,000 माइनस 26,000 कितना आ गया बेटा 64, मल्टीप्लाइड बाय गाइस 20%। 64,000 का 20% जो है 64,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, वी गेट द आंसर एंड द आंसर इज 12,800। तो बेटा करंट ईयर में फैक्ट्री मशीनरी पे जो डेप लगी 12,800, डेप पर ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी दैट इज 12,800। ऑफिस फिक्सचर्स की निकाल लेते हैं 10% एसएलएम से, डायरेक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करा, पर ईयर डेप आ गई। ऊपर गए बेटा, कॉस्ट कितनी है फैक्ट्री मशीनरी, सॉरी ऑफिस फिक्सचर्स की कॉस्ट कितनी है गाइस, ऑफिस फिक्सचर की कॉस्ट इज 70,000। 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, द आंसर इज 7,000 बेटा। 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो बेटा करंट ईयर में ऑफिस फिक्सचर्स पर डेप लगी $7,000। ठीक है भाई, तो डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस फिक्सचर्स, करंट ईयर की डेप ऑन ऑफिस फिक्सचर्स और करंट ईयर में फैक्ट्री मशीनरी पर जो डेप लगी दैट वाज 12,800। Now we will adjustment number 5 done guys। adjustment number 5 के बाद we have adjustment number 6।
लेट्स चेक एडजस्टमेंट नंबर 6 में क्या करना है बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 6, अब द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 5%। सर प्रोविजन कितना परसेंट बनाना है सर? प्रोविजन 5% बनाना है सर। साल के आखिर में जो प्रोविजन बनेगा वो 5% बनेगा। अब बेटा हम सोल ट्रेडर में भी करते हुए आ रहे हैं, पार्टनरशिप में भी करते हुए आ रहे हैं, आप सबको पता होना चाहिए हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या चाहिए होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। कैसे निकलेगा, थोड़ा इसको यहाँ पर नीचे निकाल कर दिखाऊंगा आपको। इंक्रीज या डिक्रीज चाहिए होता है, कैसे निकलेगा मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन के अंदर एक प्रोविजन गिवन होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो हमेशा ऑलवेज बेटा वो ओपनिंग प्रोविजन होगा हमेशा। ऊपर जाएं सवाल में जाके देखें, नजर आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? सर ये ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, कितना 6000। ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 6000। बेटा क्लोजिंग प्रोविजन आपको हमेशा बोला है निकालना पड़ेगा, और क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे निकलता है, जो साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल है उनमें से जितने पैसे इररिकवरेबल डेट हो गए वो माइनस करे, ट्रेड रिसीवल का फाइनल आंसर आया, मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज, तो आपके पास क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगा। ठीक है। अब ऊपर गए, साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल्स बेटा 42,000। अब इसमें से जो पैसे इररिकवरेबल डेट हुए माइनस करने होते हैं। सर यहाँ कहीं लिखा हुआ है कोई पैसे, यहाँ कहीं लिखा हुआ है कोई पैसे इररिकवरेबल डेट हुए? नहीं हुए बेटा, इररिकवरेबल डेट जीरो है। तो 42,000 माइनस जीरो, ट्रेड रिसीवल का फाइनल आंसर कितना आ गया, 42,000 ही आ गया। मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज दैट वाज 5% बेटा। 42,000 का 5% अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्लोजिंग प्रोविजन कितना आता है गाइस, 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 2100। सर क्लोजिंग प्रोविजन इज $2100। ओपनिंग प्रोविजन इज 6000, क्लोजिंग प्रोविजन इज 2100। बेटा ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज आया या डिक्रीज, आप सबको नजर आ रहा है डिक्रीज आया है सर, डिक्रीज बाय डॉलर। 6000 माइनस 2100 दैट इज 3900 आए, हाँ जी। कितना बेटा, $3900। आप सबको बेटा है, बेटा प्रोविजन में डिक्रीज आया, वो जितने का डिक्रीज आया वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है अदर इनकम में। ओके गाइस, तो इस तरह एडजस्टमेंट नंबर 6 सॉल्व की थी। आफ्टर एडजस्टमेंट नंबर 6 बेटा वी हैव एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट नंबर 7 क्या कह रहा है, अ चेक, a check 2800 paid to trade payable had not been recorded in the books। a check of 2800 paid to trade payable। सर ट्रेड पेबल कौन होते हैं, जिनको पैसे पे करने होते हैं। चेक ऑफ 2800 पेड टू ट्रेड पेबल, सर 2800 ट्रेड पेबल को दे दिए, पैसे पे करने थे कर दिए ना, तो ट्रेड पेबल क्या हो जाएगा, जिनको पैसे देने होते हैं वो ट्रेड पेबल, हम उनको पैसे दे दिए तो उनके मुझसे पैसे मांगना कम हो जाएंगे, ट्रेड पेबल कम हो जाएंगे। सर 2800 ट्रेड पेबल को पे करे, 2800 से ट्रेड पेबल कम हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं करा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हैड नॉट बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स। तो अब 2800 ट्रेड पेबल से जाके माइनस करना पड़ेगा। और कैसे पे करे, बाय चेक। तो बैंक से भी 2800 कम होने चाहिए थे, लेकिन हमने नहीं करे होंगे क्योंकि ऊपर ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हुआ। तो अब बैंक से भी जाकर 2800 माइनस कर देंगे। तो बेटा एडजस्टमेंट नंबर 7 में क्या सीन है, ट्रेड पेबल्स में जाकर, ट्रेड पेबल्स में जाकर माइनस 2800, और उसके नीचे ही बैंक का बैलेंस है बेटा, उसमें से भी माइनस 2800। तो बेटा ट्रेड पेबल का भी करेक्टेड अमाउंट आ जाएगा, बैंक का भी करेक्टेड अमाउंट आ जाएगा। ट्रेड पेबल का करेक्ट अमाउंट इज 21,900 माइनस 2800। सर तो आंसर इज 19,100, एंड सर 11,100 माइनस 2800, यहाँ हमारे पास आंसर आ जाता है 8300। सर ये ट्रेड पेबल्स का करेक्ट अमाउंट आ गया, सर ये बैंक का करेक्टेड अमाउंट आ गया। ओके गाइस, एंड सर इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारी सारी एडजस्टमेंट जो है वो सारी की सारी एडजस्टमेंट सॉल्व हो चुकी हैं। ये रही कुछ सवाल में हमने एडजस्टमेंट्स की सॉल्व, और कुछ हमने एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पास ही वर्किंग करके एडजस्टमेंट सॉल्व की। तो बेटा ये आपका सवाल में जो चीज़ें आपने भी इसी तरह एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है, ठीक है। और ये आपकी एडजस्टमेंट्स में जो आपने वर्किंग की। ओके गाइस, अब सर ट्रेड पेबल कैसे माइनस हुआ, मीत गुड क्वेश्चन, आ जाए दोबारा बताते हैं मीत। मीत बेटा सेवेंथ में लिखा हुआ है अ चेक ऑफ 2800 पेड टू ट्रेड पेबल। मीत ट्रेड पेबल कौन होते हैं, जिनसे उधार पे गुड्स खरीदे और उनको पैसे पे करने हैं, जिनको पैसे पे करने हैं वो ट्रेड पेबल है ना। कह रहा है चेक पेड टू ट्रेड पेबल, बेटा जिनको पैसे पे करने थे 2800 पे कर दिए, जब 2800 पे कर दिए तो उनके मुझसे पैसे मांगना कम हो गया ना, ट्रेड पेबल 2800 से कम हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या लिखा हुआ है हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो हमने 2800 ट्रेड पेबल से कम नहीं करा हुआ।
तो अब जाकर ट्रेड पेबल में से कम कर दिया, माइनस कर दिया 2800। और बाय चेक पे करे तो बैंक से भी कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो ऊपर रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो बैंक से कम भी नहीं किया होगा, तो बैंक से भी जाकर 2800 माइनस कर दिया मीत। क्लियर है? अब बेटा गाइस, द रिक्वायरमेंट नंबर वन, वेट कीजिएगा, ये रिक्वायरमेंट नंबर वन नहीं है, वेट कीजिएगा, ये पार्ट सी है डायरेक्ट, मैं आपके सामने पार्ट ए लेकर आता हूँ इसका, जस्ट गिव मी अ मिनट। बेटा ऊपर चलते हैं और ये मैं आप लोगों के सामने ले आता हूँ पार्ट ए। शेयर हियर इज पार्ट ए। सॉल्व हुआ था, मिटा दिया, अभी सॉल्व करेंगे पार्ट ए आज की क्लास में। सर पार्ट ए बोल रहा है, प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019। क्लियरली शो द प्राइम कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सही है सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। आप यहाँ देख सकते हैं दो कॉलम्स दिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, बनाना स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करे बगैर। ओके, अच्छा एक बार प्लीज मुझे यहाँ तक सब क्लियर आउट कर देंगे, सारी एडजस्टमेंट जितनी भी बेटा सॉल्व की हैं, क्या ये आप सबको 100% क्लियर थी या नहीं? यस और नो, जल्दी से रिप्लाई चाहिए, ताकि मैं पार्ट ए सॉल्व करूँ, जल्दी प्लीज, वेटिंग गाइस, जल्दी से बता दें सब। 100% क्रिस्टल क्लियर था बेटा या नहीं? सबका रिप्लाई चाहिए भाई। कुछ बच्चों का नहीं आया अभी भी रिप्लाई, जल्दी से बता दें प्लीज। आप रिप्लाई नहीं कर रहे मतलब आप क्लास में एक्टिव नहीं हो बेटा। अब्दुल्ला मेहंती, अहमद, जन्नत, अयान, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद अहमद। व्हाट सीन बेटा, नहीं समझ आया क्या? रिप्लाई नहीं आ रहा भाई, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें प्लीज। ओके बेटा, सो लेट्स मूव ऑन बेटा, पार्ट ए पर चलते हैं। पार्ट ए क्या कह रहा है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दें। आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले वो फॉर्मूला लगाकर रॉ मटेरियल का खर्चा निकालना होता है, जिसको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कहते हैं। फॉर्मूला आप सबको डिटेल में समझाया था, लगाते हैं बेटा। सबसे पहले आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में गिवन थी ओपनिंग इन्वेंट्री, बेटा क्वेश्चन में जाएंगे, फर्स्ट डेट वाली इन्वेंट्री, ये रही फर्स्ट डेट वाली इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की 7900। नीचे गए फटाफट से बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ले लिया 7900। उसके बाद गाइस क्या होता है? उसके बाद हो जाती हैं ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है? ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा जल्दी से जाकर ऊपर देखते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन थी जहाँ तक मुझे याद है। तो सर आई होप आप लोगों को नज़र आया हो, ये रही बेटा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज़ 47,000। नीचे गए बेटा, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर दी 47,000। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद ऐड कैरेज इनवर्ड्स ऑन रॉ मटेरियल, ऊपर जाकर देखें कैरेज इनवर्ड्स है या नहीं। सर सवाल पर गए, जल्दी से देखें कोई कैरेज इनवर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल है? सर पूरा सवाल शुरू से लेकर आखिर तक देख ले, नहीं है स्किप कर दें। उसके बाद लेस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। सर ऊपर से लेकर नीचे तक जल्दी से पूरा सवाल चेक करें, क्या कोई परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल है? नहीं है सर, स्किप करें। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ले लिए, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कर लिया। उसके बाद लेस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल नहीं था, स्किप करा। ऐड कैरेज इनवर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल नहीं था, स्किप करा। अब क्या आ जाएगी आखिरी चीज? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। सर और आप लोगों को हमेशा बताया है क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको मिलेगी एडजस्टमेंट में। नीचे गए एडजस्टमेंट नंबर वन में बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हमें गिवन है किसकी? रॉ मटेरियल की 6400। नीचे गए बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल की, फाइनल आंसर राइट कॉलम में, लेकिन एक लाइन नीचे लिखेंगे क्योंकि उसका नाम होता है ना कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास 6400 क्या थी? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जल्दी से निकालते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ गया? 7900 प्लस 47,000, 7900 प्लस 47,000, 7900 प्लस 47,000 माइनस 6400 मीत, बिल्कुल ठीक जवाब 48,500। बेटा राइट कॉलम में फाइनल आंसर चले गया 48,500। दिस इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल का खर्चा। उसके बाद गाइज ये पहला डायरेक्ट कॉस्ट आ गया, अब बाकी डायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होते हैं, वहां से ढूंढ कर यहाँ डालने हैं। लेकिन उससे पहले हेडिंग डालनी पड़ती है ऐड डायरेक्ट कॉस्ट की। ऐड डायरेक्ट कॉस्ट की हेडिंग डाल दी, डायरेक्ट कॉस्ट्स, लाइन बनाई, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं बेटा पहले कॉलम में लेंगे, ऐड अप करेंगे, फाइनल आंसर राइट कॉलम में।
अब मैं ऊपर क्वेश्चन में जा रहा हूँ, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है ना बेटा उन सब पे आपको टिक लगवा रहा हूँ, फोकस से समझिएगा प्लीज। ऊपर गए। सर ये तो इन्वेंट्रीज हैं, कैपिटल नहीं बेटा, कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ड्राइंग्स नहीं, रेवेन्यू नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं। अब देखिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरी, प्रोडक्शन के मैनेजमेंट मतलब मैनेजर की सैलरी, ठीक है बेटा। ये फैक्ट्री में तो लग रहा है खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। मैनेजर का काम प्रोडक्ट बनाना नहीं होता, ठीक है। मैनेजर का काम होता है जो लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उन पर नजर रखना। तो बेटा ये फैक्ट्री का खर्चा है, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, हमें डायरेक्ट कॉस्ट चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव, सर ये तो एडमिन का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरी। एडमिन का खर्चा बेटा, एडमिन मींस ऑफिस, बेटा ये तो ऑफिस का खर्चा है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा नहीं आएगा। फैक्ट्री वेजेस, यस सर, फैक्ट्री में वेजेस दी जाती हैं लेबर को, और लेबर प्रोडक्ट बनाता है। फैक्ट्री वेजेस बेटा, ये खर्चा डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, डायरेक्ट कॉस्ट होता है। आगे, अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो है ना ये इंश्योरेंस, रेंट, अच्छा कमीशन रिसीवल तो अदर इनकम है नहीं। अच्छा एक और डायरेक्ट कॉस्ट मिल गया बेटा, जिसके यहाँ डायरेक्ट लिखा होता है वो तो होता ही डायरेक्ट कॉस्ट ना। फैक्ट्री का देखो लिखा हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब ये फैक्ट्री का खर्चा और डायरेक्ट कॉस्ट ही है, ठीक है। अच्छा अब मैं कह रहा था ये जो इंश्योरेंस है, रेंट है, और इसके साथ जनरल एक्सपेंस है और बिल्डिंग रिपेयर है। बेटा अब ये जो चार खर्चे हैं ना, इनका फैक्ट्री वाला पोर्शन नीचे दिया हुआ है। इनका जो फैक्ट्री का बनता है ना जितना इन खर्चों का हिस्सा, वो नीचे गिवन है एडजस्टमेंट टू में, देखें आप लोग देख सकते हैं बेटा, इंश्योरेंस, रेंट, जनरल एक्सपेंस, बिल्डिंग रिपेयर फैक्ट्री का गिवन है। लेकिन सर इंश्योरेंस, रेंट, जनरल एक्सपेंस, बिल्डिंग रिपेयर, ये सब कोई भी खर्चा प्रोडक्ट बनाते वक्त नहीं लगता है, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन खर्चा नहीं है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है सारे के सारे, तो ये भी स्किप कर दें। तो बेटा अभी तक दो डायरेक्ट कॉस्ट तो मिल चुके हैं, एक फैक्ट्री वेजेस और दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बेटा ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट को बेचते वक्त ये खर्चा लगता है, सेलिंग के वक्त खर्चा लगता है, ये भी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा सर, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में खर्चा आएगा ही नहीं। सर ट्रेड पेबल्स नहीं, बैंक नहीं, नॉन करंट एसेट्स नहीं, प्रोविजन फॉर, ये पुरानी डेट नॉन करंट एसेट्स की नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ट्रेड रिसीवल नहीं। तो सर सवाल में तो सिर्फ दो ही डायरेक्ट कॉस्ट मिले हैं, एक फैक्ट्री वेजेस और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में जाकर देखते हैं जल्दी से। सर पहली एडजस्टमेंट में कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। अब दूसरी एडजस्टमेंट में फैक्ट्री के खर्चे हैं, लेकिन ये सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। सर थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं। अब देखें फिफ्थ में एक फैक्ट्री का खर्चा है जो ऊपर गिवन नहीं था, फैक्ट्री की मशीन की डेप्रीसिएशन, ये फैक्ट्री का खर्चा है सर, लेकिन ये डेप्रीसिएशन प्रोडक्ट को बनाते वक्त डायरेक्टली नहीं लग रही होता खर्चा, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है फैक्ट्री का, ठीक है। इसको भी छोड़ दें। अब बेटा ये ऑफिस फिक्सचर्स की डेप है, ये ऑफिस का खर्चा है, ये तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा सर, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सर डिक्रीज है, अदर इनकम में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में। और आखिरी में भी कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। मतलब सर पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो ही डायरेक्ट कॉस्ट थे, एक फैक्ट्री वेजेस और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 55,300 एंड 10,100, नीचे गए बेटा, 55,300, 10,100, 55,300, 10,100, 55,300 बेटा डायरेक्ट वेजेस आ गई, और ये आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एड अप करा, फाइनल आंसर राइट कॉलम में 55,300 प्लस 10,100, 55,300 प्लस 10,100, फाइनल आंसर बेटा राइट कॉलम में 65,400। सर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल, यू विल गेट प्राइम कॉस्ट, और बेटा प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है, 48,500, 65,400। डायरेक्ट कॉस्ट मीट हमारे पास 65,400 आ रही है, आपने चैट पर 67,300 लिखा है, दोबारा चेक कर लें प्लीज़ एक बार। 55 कित मैं भी चेक कर लेता हूँ, 55,300 प्लस 10,100, 65,400, यस। उसमें प्लस कर देंगे बेटा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस 48,500, सो वी गेट द न्यू आंसर, द प्राइम कॉस्ट इज 113,900, 113,900। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेते हैं दोबारा बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,100 है बेटा, ठीक है मीत। ओके सो द प्राइम कॉस्ट हमारे पास आ गई। अब आप सबको पता है बेटा प्राइम कॉस्ट के बाद हेडिंग डालनी है, फॉर्मेट में आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा है, ऐड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कर देंगे कि यहाँ ऐड हेडिंग डाल दी, इनडायरेक्ट हेडिंग डाल दी। अब जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं बेटा पहले कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। जो खर्चे इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो खर्चे फैक्ट्री में लग रहे हैं, फैक्ट्री के खर्चे हैं, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। आ जाए लेट्स स्टार्ट, ऊपर गए, सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट पर अब आप लोगों को टिक लगवा रहा हूँ, गौर से देखिएगा प्लीज।
बेटा ये इन्वेंट्री है, कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। कैपिटल नहीं सर, ड्राइंग्स नहीं, रेवेन्यू नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं। सर पहला इनडायरेक्ट कॉस्ट मिल गया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरी। सर प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट को बनाते वक्त फैक्ट्री का खर्चा है, लेकिन मैनेजमेंट की सैलरी है, मैनेजर की सैलरी है। मतलब मैनेजर प्रोडक्ट नहीं बनाता, तो ये इनडायरेक्ट, फैक्ट्री में लग रहे हैं खर्चे प्रोडक्ट को बनाते हुए, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट है। पहला खर्चा एडमिन वेजेस एंड सैलरी। सर एडमिन का खर्चा मतलब ऑफिस का, ये तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगा। फैक्ट्री वेजेस डायरेक्ट कॉस्ट या बेटा, इंश्योरेंस, रेंट पेबल, कमीशन रिसीवेबल तो अदर इनकम है नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट कॉस्ट है ये भी नहीं। उसके बाद बेटा जनरल एक्सपेंसेस एंड बिल्डिंग रिपेयर्स। सर ये जो चारों खर्चे हैं ना, सर ये जो चारों खर्चे हैं, इन चारों का आपको फैक्ट्री वाला खर्चा गिवन है। आप एडजस्टमेंट नंबर 2 में नीचे जाकर देखें, इंश्योरेंस, रेंट पेबल, जनरल एक्सपेंस, बिल्डिंग रिपेयर, इन सबका फैक्ट्री का खर्चा गिवन है। और ये सारे के सारे सर फैक्ट्री के खर्चे हैं और प्रोडक्ट बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ना, तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है बेटा। ये चारों भी आ गए। अब ऊपर जाकर दोबारा देखते हैं। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये प्रोडक्ट को बेचते वक्त, सेल करते वक्त लग रहा है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा सर, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगा। बेटा ट्रेड पेबल्स नहीं, बैंक नहीं, नॉन करेंट एसेट नहीं, उनकी पुरानी डेप्रिसिएशन नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नो, ट्रेड रिसीवेबल नो। सर ये सवाल वाले आ गए सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब एडजस्टमेंट्स में चेक करते हैं। सर पहली एडजस्टमेंट में कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, दूसरी में सर ये चारों थे, चारों पे टिक लगा लिया है बेटा ऑलरेडी। उसके बाद थर्ड में कोई नहीं है सर, फोर्थ में कोई नहीं है, फिफ्थ में एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सर ये फैक्ट्री की मशीन की डेप करंट ईयर की। अब ये एक्सपेंस है, फैक्ट्री का खर्चा है, और डेप्रिसिएशन प्रोडक्ट बनाते वक्त डायरेक्टली नहीं लग रही होती, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये भी जाएगी बेटा सर, इधर भी टिक लगा दी, लगा दिया। सर ऑफिस फिक्सचर्स की डेप, ये ऑफिस का खर्चा है, ये इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाएगी। सर सिक्स में कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, सेवन्थ में भी कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। सर जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, जो खर्चे फैक्ट्री में लग रहे हैं और प्रोडक्ट बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उन सब पे मैंने आप लोगों को टिक लगवा दिया। अब वन बाय वन डाल देते हैं बेटा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरी 29,500, 29,500 प्रोडक्शन मैनेजमेंट सैलरीज। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थी इंश्योरेंस, रेंट पेबल, जनरल एक्सपेंस, बिल्डिंग रिपेयर। बेटा ये चारों नीचे गिवन है, एडजस्टमेंट नंबर 2 से देखूंगा। 5,400 इंश्योरेंस, 22,500 रेंट पेबल। 5,400 इंश्योरेंस, 22,500 रेंट पेबल। अब इनकी वर्किंग भी शो कीजिएगा बेटा। इनकी वर्किंग कैसे शो होगी, अब देखिए इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट कितना था। बेटा इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट था 9,000, इधर कितना गया 9,000 का 60%, तो इसकी वर्किंग बस शो कर दीजिएगा, 9,000 का 60%। उसके बाद से रेंट पेबल एक्सपेंस टोटल कितना था, 30,000, इधर कितना बेटा गया 30,000 का 75%, तो आपने शो कर दिया 30,000 का 75%। ओके। उसके बाद सर नेक्स्ट था 1,200 जनरल एक्सपेंस, 12,600 बिल्डिंग रिपेयर्स। 1,200, 12,600 जनरल एक्सपेंस, बिल्डिंग रिपेयर्स, इनकी वर्किंग गाइस शो कर दीजिएगा। जनरल एक्सपेंस टोटल कितना था बेटा, 12,000, उसका इधर कितना परसेंट गया बेटा, 12,000 का जो है 10%, तो आपने यहाँ वर्किंग शो कर दी 12,000 का 10%। उसके बाद बेटा बिल्डिंग रिपेयर्स कितना है बेटा, 18,000 टोटल है, और उसका इधर कितना 70% गया, तो 18,000 का 70% हमने शो कर दिया। ओके, 18,000 का 70%। सर मेरे ख्याल से ये सवाल वाले तो सारे एक्सपेंस हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। एक और गिवन था बेटा एडजस्टमेंट में, डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी, दैट वाज 12,800, इसकी वर्किंग शो कर दीजिएगा, 64,000 का 20%, 12,800। डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री, डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी। सर सारे खर्चे इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गए हैं, ऐड अप होंगे बेटा सारे खर्चे। मीत आप कह रहे हैं 84,000, एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है, और कोई भी क्रॉस चेक कर ले भाई। 29,500 प्लस 5,400 प्लस 22,500 प्लस 1,200 प्लस
12,600 plus 12,800, 84,000 is the correct answer guys. राइट कॉलम में गया 84,000। सर डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल जो प्राइम कॉस्ट है उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट का टोटल एडअप करते हैं, नया आंसर आता है, उसका नाम कुछ भी नहीं होता। तो सर 113,900 प्लस 84,000, सर हमारे पास नया आंसर आ गया 197,900। अब इसमें लास्ट स्टेप है, फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। सर अब क्या करना है, अब करना है ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री of work in progress and less closing inventory of work in progress। सर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऊपर क्वेश्चन में गिवन होगी, जाकर देख लें। ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा फर्स्ट डेट वाली इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री 18,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑलवेज इन एडजस्टमेंट बेटा। ओपनिंग इन्वेंट्री 18,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा वर्क इन प्रोग्रेस की 20,200। तो 18,000 ऐड 20,200 माइनस 18,000 ऐड 20,200 माइनस, बेटा ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो 197,900, 197,900 प्लस 18,000 माइनस 20,200, सर 195,700। ये जो आपने गुड्स बनाकर बेचे उनका खर्चा बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आगे इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी, परचेज ऐड परचेज होता था तो अब ऐड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद। तो बेटा इस तरह हमारा पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेटा इसी क्लास में हमने बना लिया है। अब पार्ट बी देखें क्या है। पार्ट बी इज प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड पार्ट सी इज प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा अब इस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। आज इसका पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कंप्लीट करना है नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में बेटा दूसरा क्वेश्चन इसका करना है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज कंपनी। ठीक है गाइस, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आई एम हियर, आप पूछ सकते हैं। अगर सबको क्लियर है, जिसको क्लियर है वो मीटिंग लीव कर सकता है, नो इश्यूज एट ऑल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें सब अपना। मीट अक्टूबर नवंबर 2019 का एक क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर 2019 पेपर टू वेरिएंट टू क्वेश्चन नंबर 5। गॉट इट मीत? आई होप सबको क्लियर है बेटा, तो आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।